गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। ठंडी से है बुरा हाल और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। तो हमने आपको बता दिया था बाबू कि हमने आपसे बात किया था कि फार्मूला पिछले लेक्चर में कि ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए बराबर 1। हमने आपको ये फार्मूला पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब आगे देखें तो इसको याद करने में बहुत कठिनाई हो रही होगी। इसको याद करने में क्या हो रहा होगा? बहुत कठिनाई। तो अगर हम यहां से देखें तो इसको आप लोग, तुम्हारे घर पर क्या होती है? दीवार घड़ी गोल गोल। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक क्या बना लिया? दीवार घड़ी गोल गोल बना ली। और उसके बाद में हमने क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया। हमने एक स्थान पे मान लिया ए, क्या मान लिया बाबू? ए। और उसके बाद में यहां पर हमने मान लिया डब्ल्यू और यहां पर हमने मान लिया जी। अब यहां से हम देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज ए से चलना स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए एन डब्ल्यू। क्या होगा? ए एन डब्ल्यू। और उसके बाद में फिर डब्ल्यू एन जी। क्या होगा बाबू? डब्ल्यू एन जी। और उसके बाद में क्या होगा? जी एन ए। जी एन ए। तो यहां पर याद करने का यह सही तरीका है। हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम करेंगे कि एक गोला लेंगे या सर्किल लेंगे या एक घड़ी हम मान लेंगे कि ये घड़ी है, क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? ए एन डब्ल्यू, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इंटू जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अगर इन तीनों को आपस में गुणा कराया जाए तो हमने इसको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया है। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछला लेक्चर देख लीजिए। हमने पिछले लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से बताया है कि जब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अगर तीनों को आपस में गुणा कराया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है? 1 मिलती है। क्या मिलती है? 1 मिलती है। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको अगर हम और कई फार्मूले इससे बना सकते हैं। जैसे अगर हम इन दोनों को रोक दें तो यहां पर हो जाएगा ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी और बराबर में इधर ये किस में है? मल्टीप्लीकेशन में। इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड में, भाग में हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 1 अपान जी एन ए। तो यहां से एक फार्मूला निकल के आया कि अगर वायु के सापेक्ष जल का और जल के सापेक्ष कांच का दिया है तो यहां पर हो जाता है 1 अपान कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से एक फार्मूला। लेकिन हमें क्या करना है? केवल और केवल मेन रूप से इसी को याद करना है। मेन रूप से किसको याद करना है? इसी को याद कर लेना है, इस फार्मूले को। ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए बराबर 1। इसी से हम कई तरीके से फार्मूले बना सकते हैं। तो हमने आपको प्रकाश की उत्क्रमणीयता में पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर यहां से हम देख सकते हैं कि अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो अगर हमें कांच के सापेक्ष वायु करना है तो ये इसका इनवर्स हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं इसको जी एन ए। यहां पर वायु के सापेक्ष कांच का बराबर 1 अपान कांच के सापेक्ष वायु का। तो अगर यहां पर देखें तो यहां से एक फार्मूला और बन सकता है कि अगर 1 अपान जी एन ए के स्थान पर हम क्या रख दें? ए एन जी। क्या रख दें बाबू? ए एन जी। तो यहां पर देखिए हो जाएगा ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी और क्या हो जाएगा? और 1 अपान जी एन ए के स्थान पे क्या रख दोगे? 1 अपान जी एन ए के स्थान पर ए एन जी। तो यहां से एक नया बेहतरीन खूबसूरत सा फार्मूला आया। क्या? ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी
बराबर ANG। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? यहां से खूब बढ़िया से फंसा फंसा कर एग्जामिनर क्या करता है, सवाल पूछता है। और हमको क्या करना है, हमको फंसना नहीं है। हमारी ये ट्रिक याद करिए कि अगर A, W और J एक दूसरे से रिलेटेड क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक दिया है, और इसमें से किसी एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यही फार्मूला याद रखे रहेंगे और इसी फार्मूले से ये बना है, ये बना है, ये बना है। तो हमें सब याद करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करेंगे, एक ही फार्मूला ये याद रखे रहेंगे। उसके बाद में आप लोग इतने माइंडेड तो हो ही कि आप इसको कर लोगे। तो आगे अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर और हम पढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक आज का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए यहां पर अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप लोग इसी तरीके से मेहनत से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने आसपास क्या रखिए, सफाई रखिए। और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। लेकिन उससे पहले चलिए न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। अपवर्तनांक, 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 या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बबुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेलो हेलो, नजरिया कहाँ होनी चाहिए, नजरिया बोर्ड पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है अपवर्तनांक, जिसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, जैसे हम किसी चीज का मापन करने के लिए, और क्या होता है ना कि ये जो पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज अगर हमें मापना रहता है तो हम उसको कहते हैं जाओ नाप जोख के लेके आओ, लेकिन उसको लिख दिया जाता है कि तभी हमें मापना, क्या लिख दिया जाता है, मापना। तो कंफ्यूज हो जाते हैं मापना क्या है। लेकिन अगर देखे जाए तो गौवा में क्या बोलते हो, नाप के लाओ, कापी के लाओ, नाप के लाओ। तो इसी तरीके से नापेंगे। तो जैसे हम क्या करते हैं, वजन को किलोग्राम में नापते हैं, किसमें नापते हैं, वजन को किलोग्राम में। और कोई द्रव है तो उसको लीटर में नापते हैं। और जैसे अगर हमें कोई चीज लेंथ में लेनी है तो उसको सेंटीमीटर, मीटर, ठीक, सड़क को नापना है किलोमीटर, इसी तरीके से। तो इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक ऐसी संख्या है जो ये बताती है कि प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, उस किसी माध्यम में दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है, वही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको कहते हैं अपवर्तनांक। तो आपको बात समझ में आई, समझ में आई बाबू कि नहीं, नहीं समझ में आई? चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा कि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितनी गुने अधिक है या कितना गुना कम है। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप बार बार पीछे करके देखिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर पढ़ना चाहें तो जैसे हमने आपको, जब हमने पहला लेक्चर लिया था, पहला लेक्चर शुरुआत किया था, तो हमने बताया था कि प्रकाश की चाल सबसे तेज किसमें होती है, किसमें होती है बाबू, हैं, किसमें होती है बताओ? नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, पढ़ नहीं रहे हो, मतलब क्वेश्चन नहीं तुम बता पा रहे हो। छोटा सा हमने क्या बताया था आपको, प्रकाश की चाल सबसे तेज किसमें होती है, तो सबसे तेज निर्वात में होती है। उसके बाद में निर्वात से फिर उसके बाद में
किसमें कब सबसे तेज होती है, तो उसके बाद में ठोस आता है, उसके बाद में द्रव आता है, फिर उसके बाद में गैस आएगा, फिर उसके बाद में ठोस। तो सबसे कम किस में चलेगी, सबसे कम ठोस में चलेगी। सबसे कम किस में चलेगी, ठोस में। सबसे कम चाल होगी किसमें, ठोस में। तो जैसे हम क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे प्रकाश की चाल अगर एक माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़िया एकदम मतवाले चाल से चल रहे हैं, क्या कहना है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो हम बढ़िया आराम से खूब मस्ती चाल से एकदम बढ़िया से अपने रंग बिरंगे चाल में चलते रहते हैं नहीं। लेकिन जैसे ही रास्तों में क्या होता है, रास्तों में जैसे ही जाम लग जाता है, गाड़ी आ जाती है, घोड़ा आ जाता है, मनई आ जाते हैं, शैतान आ जाते हैं, भूत परियत आ जाते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है कि क्या होता है कि फिर हमारी धीरे धीरे स्पीड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो निर्वात एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भी धूल कण या कोई भी पार्टिकल नहीं होते हैं, यानी कि वो एक फ्री स्पेस होता है, वैक्यूम होता, मतलब निर्वात है, उसमें कोई भी बाधाएं नहीं है, तो इसलिए प्रकाश को रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे तेज किसमें होगी, सबसे तेज निर्वात में होगी। और जब सबसे तेज निर्वात में है, तो इसी तरीके से अगर एक माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज और कितना होती है, बताओ बाबू कितना होती है, आपको यह भी पढ़ा दिया हमने। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हो तो आप समझ लो बढ़िया से पढ़ रहे हो और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हो। तो बताइए, यह भी नहीं आपको पता है, चलिए मुस्कुराते हुए फिर से बताते हैं, है कि नहीं। तो चलिए, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है कि नहीं बाबू, समझ गए। अब आगे चलो, तो ये बताओ कि सबसे तेज जब निर्वात में होती है, तो निर्वात ही एक ऐसा माध्यम है कि उसी के रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बताने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कोई ना कोई मापन तो चाहिए, और कोई ना कोई मापन चाहिए, तो उसे मापन का नाम ही दे दिया गया, उसे मापन का नाम ही दे दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। क्या दे दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। तो अगर जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक ज्यादा होगा, उस माध्यम के में प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमें यह बताता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम कितना सघन है और कितना विरल है, कितना सघन है और कितना विरल है। सघन और विरल बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जैसे हमारे गांव में धान लगता है, तो कहा थे भैया और गझिन गझिन लगाओ, गाँव कराओ और गझिन गझिन लगाओ, तो गझिन गझिन को ही क्या कहते हैं, सघन। और कहें और बहुत जने बिरल बिरल लगाए रहेंगे, कहें बिरल बिरल लगाए दो, तो उसी को कहते हैं बिरल, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो हमने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक का काम क्या है, वो बताता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना सघन है या कितना विरल है। और हमने आपको बताया है कि अगर अपवर्तन के लिए 2 माध्यम का होना जरूरी है, अपवर्तन के लिए 2 माध्यम का होना जरूरी है, समझ गए भैया। तो आगे हम बात करते हैं। तो हम अगर यहां पर लिखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, हम क्या करेंगे, हमें तो पता है एक कांस्टेंट वैल्यू, पता है
कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो यहां पर हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, या इसको हम कह देंगे कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या कहेंगे बाबू? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल बताना है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल बताना है। तो यहां पे लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको हम इंग्लिशिया में क्या कहेंगे? इंग्लिशिया में कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पर देखिए, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो यहां पर हम लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं n बराबर प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से दिखाते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल हम b को दिखाते हैं, b। तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसको क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस तरीके से n बराबर c अपान b, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और b स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां से खूबसूरत सा रिलेशन निकला, बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन निकला। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रकाश की चाल में या अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? यहां पर हम लिख सकते हैं c अपान b, मतलब यहां से हम लिख सकते हैं n बराबर c अपान b। तो बाबू हम आपको बता रहे थे कि अगर आपसे कोई संबंध पूछेगा कि प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, तो हम बता देंगे कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहां से ये भी बता सकते हैं। अब जैसे आप इतना बात पॉज करके नोट करिए और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे नापता है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कैसे बताता है कि कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी गुनी अधिक है और कितना गुना कम है। तो यहाँ पर आप पॉज करके नोट करिए। अगला टॉपिक पर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि अगर हम देखें तो हमारा जो कांच का अपवर्तनांक होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक यहां पर होता है 1.5, और बराबर अगर हम लिखना चाहें तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहां पर अगर देखें तो यहां माध्यम कौन सा है? कांच है। तो यहां पे लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको अगर इसमें गुणा कराएं, तो यहां पर ये क्या है?
ये 3 गुणे 10 की पावर 8 क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो अगर हम देखें तो इसको अगर इधर गुणा कराएं तो ये बनेगा 1.5 गुणे 1.5 गुणे 1.5 गुणे 10 की पावर 1.5 गुणे कांच में प्रकाश की चाल। तो यहां पे लिख सकते हैं कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड क्या है बाबू? ये प्रकाश की चाल है। तो यहां पर देखो प्रकाश की चाल जो है वो कांच में प्रकाश की चाल का कितना गुना अधिक है? 1.5 गुना क्या है? अधिक है। या हम इसको बटे में भेज दें, इसको बटे में भेज दें तो ये हो जाएगा, हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर, अगर हम इसको क्या कर दें 1.5 को इधर भेज दें तो यह हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 बट्टे 1.5। तो यहां पर हम ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां पर बता सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1.5 गुना क्या है? कम है। 1.5 गुना क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये हमारा प्यारा सा टॉपिक। और आज के लिए इतना ही काफी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नई लहर के साथ मिलते हैं। नए उमंग के साथ, नई लहर के साथ, नए अंदाज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गुड मॉर्निंग बच्चों।